غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر چاچا، اب ایسا نہیں ہوگا، اور پہلے بھی یہی کہا تھا، اور میں معافی مانگتا ہوں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چاچی سمجھاؤ اس کو۔ سب سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پورے 2 سال بعد نزاکت اپنے بھائی سے پھر ضد کرتا ہے کہ مجھے نورین سے شادی کرنی ہے۔ تو پوری جوان ہو گئی ہے، اب بات تو کریں۔ کچھ ہی سالوں میں کیا تمہاری عمر کم ہو جائے گی؟ آپ ایک بار جائیں، اب اگر انہوں نے منع کیا نا تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر میں آپ کو ہی مار دوں گا اور اس کے پورے خاندان کو بھی۔ بات سنو، میں صرف آخری بار جاؤں گا، اس کے بعد نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیاقت بھائی کی ضد سے مجبور ہو کر پھر نورین کے گھر جاتا ہے، مگر اس بار بھی جواب مختلف نہیں ہوتا۔ نزاکت یہ برداشت نہیں کر پاتا اور وہ سبق سکھانے کا منصوبہ بناتا ہے۔ نورین، ادھر آ، یہ نا 10 روپے، جا جلدی سے صابن لے کے آ۔ جا رہی ہوں، جلدی آ۔ تو ابھی تک گئی نہیں؟ جا رہی ہوں، چل جلدی کر۔ شادی نہیں کرو گی؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ شادی نہیں کرو گی؟ نہیں کرو گی؟ دیر کے بعد پولیس آ جاتی ہے۔ ایک رشتہ نہ دینے پر ظالم نے معصوم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سب کو اپنی ذات سے پیار ہے، دوسروں کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ بریک کے بعد دیکھیے ایبٹ آباد کے مشکوک گداگر، مگر پولیس کیوں بنی ہے سرپرست۔ کے بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایک اہم اور حساس علاقہ قرار پایا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر مشکوک شخص پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن شاہراہ ریشم پر بغیر شناخت کے ڈیرے جمائے گداگر کون ہے؟ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ شاہراہ ریشم پر بھیک مانگنے والے افراد کے پیچھے مشکوک افراد کا ہاتھ ہے، مگر پولیس سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہی۔ اس حساس علاقے میں پولیس کی خاموشی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ پردہ اس وقت گرا جب اس معذور شخص کے پاس سے ایک گاڑی کا گزرنا ہوا۔ گاڑی تھوڑی دور جا کر رکی، اندر کوئی فیملی تھی، لیکن یہ کیا؟ ان لوگوں کو دیکھ کر اس معذور شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور وہ ان سے بغل گیر ہو گیا۔ لیکن جیسے ان لوگوں نے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی، معذور شخص کے پاس پہلے سے کھڑی خاتون فوراً غائب ہو گئی۔ گاڑی میں
सवार फैमिली माजूर शख्स को लेकर खुद ही थाना मीरपुर पहुंची, लेकिन अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो दो खवातीन एक वकील के हमरा थाने पहुंच गईं। ये मेरे चचा का बेटा है, आने वाली खातून ने दावा कर दिया। ये वही खातून थी जो माजूर शख्स के पास खड़ी थी, लेकिन इस फैमिली को देखते ही वो फरार हो गई थी। पुलिस वाले हैरान कम और परेशान ज्यादा थे। मीडिया के नुमाइंदे भी पहुंच गए, लेकिन मामला अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा था। आने वाली खवातीन का दावा, माजूर शख्स को उठाकर थाने लाने वाले खानदान का उन्हें झूठा करार देना और पुलिस के मशकूक किरदार ने सूरत हाल को मजीद उलझा दिया। मामला उलझ गया, लेकिन हमारी टीम के चुपते सवालों ने न सिर्फ दावेदार खवातीन को छुटला दिया, बल्कि पुलिस को भी बेनकाब कर दिया। पिछले 5 बरस से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बैठा भीख मांगता ये शख्स भला कौन है? मीडिया ने सच की खोज लगाते हुए जब आने वाली खातून से इस शख्स का नाम, इलाका और जुबान पूछी तो सोनिया ने जवाब कुछ यूं दिया। माजूर शख्स और उसके साथ आई फैमिली की जुबानी पता चला कि उसका नाम अल्लाह दित्ता नहीं बल्कि नजीर हुसैन है। वो पंजाब के इलाके मियांवाली का नहीं बल्कि सिंध के इलाके शिकारपुर का रिहायशी है। सरायकी नहीं बल्कि हिंदी बोलता है। खवातीन बयानात बदलने लगी, लेकिन उनके हाथ में एक सबूत था, 5 साल पुराना अखबार। 5 साल पुराने अखबार में उसी माजूर शख्स की तस्वीर छपी थी। साथ ही खवातीन का दावा था कि 5 बरस पहले भी इसी तरह एक वाकया हुआ, लेकिन अदालत ने उनके हक में फैसला दिया। खवातीन शातिर दिमाग की थी, मगर अनपढ़ निकली। तस्वीर तो उसी माजूर शख्स की थी, लेकिन खवातीन को खुद भी पता न था कि अखबार में क्या लिखा है। वो तो बस तस्वीर के बहाने अपने दलाइल को सही साबित करने पर तुली हुई थी। मगर हमारी टीम को इस कहानी से जुड़ा एक और राज मिल गया। अखबार में जो खबर छपी थी उससे बात भी सामने आई कि इन अफराद को मानसहरा के सियासी लोगों की पुश्तपनाही हासिल है। 5 साल पहले सियासी लोगों की ईमा पर एक जिरगा हुआ, जिसमें फैसला हुआ कि मानसहरा और एबटाबाद में शाहराए रेशम पर इन अफराद को भीख मांगने की इजाजत है। गदागरों को इजाजत तो मिल गई, मगर बात सिर्फ भीख तक महदूद नहीं थी। जराये के मुताबिक मुनज़्ज़िम गिरोह पंजाब और सिंध से माजूर अफराद को या फिर उन्हें अपाहिज बनाकर अगवा करके यहाँ पर लाते और अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते। 45 साल माजूर नजीर भी 8 साल पहले घर से निकला। शिकारपुर के साथ रोड़ी का इलाका है जहाँ रेलवे स्टेशन है, वो अक्सर वहाँ जाता। घर वालों ने सोचा कि आज भी वहीं गया होगा। ये तो पता न चल सका कि नजीर वहाँ गया या नहीं, लेकिन घर वापस नहीं आया। मकामी थाने को इत्तला दी गई, मगर थानेदार ने बात सुनी अनसुनी कर दी। इस बात को 8 बरस का अरसा गुजर गया, लेकिन घर वालों को क्या खबर थी कि वो एक मुनज़्ज़िम गिरोह के हाथ चढ़ गया है। ऐसे गिरोह का तरीका वारदात ये था कि अगवा करके लाए गए अफराद को जिला मानसहरा में होटलों, कैंपस और झोपड़ियों में रखते, सुबह सवेरे उन्हें मानसहरा से एबटाबाद लाते। मखसूस जगहों पर बिठाकर उनकी निगरानी की जाती ताकि वो फरार न हो सके, और शाम को गदागरी से इकट्ठा किया गया पैसा और उन अफराद को वापस मानसहरा लाया जाता। ये दोनों खवातीन भी एक ऐसे ही गिरोह का हिस्सा निकली। नजीर की पहचान करने वाले रिश्तेदारों ने उसके भाइयों को इत्तला कर दी तो खवातीन को जमीन सरकती दिखाई दी। बात जब डीएनए टेस्ट तक पहुंची तो खवातीन के साथ आने वाले वकील साहब तो धीरे से खिसक लिए, क्योंकि सच सामने आ चुका था। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन थानेदार साहब पूरी तरह हिल चुके थे, क्योंकि कई ऐसे इशारे मिले जिन्होंने पुलिस के किरदार को भी मशकूक बना दिया। जहाँ ये गदागर पिछले 5 सालों से बैठा भीख मांग रहा था, यह जगह दीगर गदागरों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन किसी के पास भी शनाख्त नहीं। इलाका भी हसास है, थाना भी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, मगर पुलिस उधर क्यों नहीं आती? जराये के मुताबिक हर गदागर को रोजाना की बुनियाद पर जो 3 से 4 हजार रुपए कमाता है, मुनज़्ज़िम गिरोह का बंटवारा करता है। रकम कहाँ जाती है? इशारे हमने कर दिए, अब खोज लगाना तो जिम्मेदारान का काम। जब सब हक़ाइक़ सामने आ गए तो मजबूरन पुलिस को दोनों खवातीन को हिरासत में लेना पड़ा। तामिद गिरोह का मरकजी किरदार अब्बा जट्टा हाल गायब है। दूसरी तरफ माजूर शख्स ने इंकिशाफ किया कि उसे अगवा करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रखा गया। गदागर गिरोह न सिर्फ भीख मंगवाता बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाता। नजीर का कहना है कि इसकी तरह कई और अफराद को भी ऐसे ही गिरोह ने जगमाल बना रखा है।
नजीर के रिश्तेदार तो किसी काम से अब्ताबाद गए और इत्तफाकन वो नहीं मिल गया, मगर न जाने कितने और नजीर उन गिरोहों के कब्जे में हैं। अफसोस तो ये है इन गिरोहों की पुष्पनाही में जहां मकामी सियासतदान पेश हैं, वहीं कानून के रखवाले भी साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। ब्रेक के बाद देखिए, चनाब के किनारे पर लहू का सैलाब, कोई नहीं है रोकने वाला और गिरने लगी है लाश पर लाश।